इस दिन मानो नहीं आई थी। मैं अकेली ही स्कूल जा रही थी। रास्ते में एक लड़का नजर आया जो मेरे पीछे आ रहा था, मगर मैं खौफजदा न हुई कि कुछ फासले पर मेरे पीछे काफी लड़कियां चलती आ रही थीं और ये लड़का हमारा रिश्तेदार भी था। दूसरे दिन मानो बुलाने आ गई। मैंने बताया कि मुझे बुखार है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वो अकेली ही चली गई। वापस आई तो काफी परेशान थी। कहने लगी, आज आज़र मिला था। उसने कहा कि अपनी सहेली को मीर इस्लाम कहना। क्या तुम्हारी इससे बात हुई है? नहीं तो, लेकिन कल जब मैं स्कूल से लौट रही थी, वो मेरा पीछा कर रहा था, मगर मैंने इसको अहमियत ही नहीं दी। तुम मत परेशान हो, वो पागल मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अरे नहीं, इस बात को इजी मत लो। तुम अपने भाई को बता दो, इससे पहले कि इसका हौसला बढ़े, वो खुद इससे निमट लेंगे। नहीं मानो। मीर अबे बहुत गुस्से वाला है, वो आपे से बाहर हो जाएगा। मैं अपने कजिन अख्तर को बता देती हूं कि वो इसे समझ दे, क्योंकि आज़र उसका क्लास फेलो है। जो तुम मुनासिब समझो। ये कहकर वो चली गई। मैंने अख्तर को बताया। उसने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं इसको समझा दूंगा। खैर, बात आई गई हो गई। इस दौरान हमारे गांव में शादी थी। बाकी लड़कियों के साथ में भी बारात को देखने छत पर चली गई। देखती हूं वहां भी वो मौजूद था और उसकी नजरें मुझ पर गड़ी थीं। मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि छत पर झांकती औरत भी इसको और मुझे देख रही थीं। घर आकर मैंने अख्तर को बुलाया और कहा कि तुमने आज़र को समझाया नहीं। आखिर ये क्या चाहता है? मैं भाईजान से कह दूं? उसने कहा, तहम्मुल से काम लो शानो। अमूमन टिड़के ऐसे होते हैं, जब वो तुमको कोई गलत बात कहेगा तो मैं खुद उसकी पिटाई कर दूंगा। इस मामले को हुआ देना ठीक नहीं, खामखा लोग नोटिस लेंगे। मैं इसको समझा दूंगा। हमारी आज़र से भी रिश्तेदारी थी। वो मेरे अबू के कजिन का बेटा था। वो अख्तर सगे चापक का, लिहाजा रिश्तेदारी के बाइस भी वो लिहाज कर रहा था। एक दिन हम स्कूल से निकले तो स्कूल की दीवार पर नजर पड़ी। किसी ने कोयले से लिखा था, शानों को सलाम। बस फिर किया था, मीर आजी के मारे 12 हाल था। मानो से कहा, देखा तुमने इस बदतमीज आज़र की हरकत। अब दीवारों पर मीर अनाम लिखेगा। मुझे बदनाम कर रहा है। वो बोली, अव्वल तो किसी को नहीं मालूम कि तुम शाना हो। स्कूल में सब तुमको तुम्हारे नाम शाहीना से जानते हैं, सिर्फ घर में ही तुम शानो कहलाती हो। दूसरी बात ये कि मर्दों में बात वाकई बढ़ जाएगी। हम खुद खत लिख कर फ़ोन करके इसको समझा देते हैं। अगर उसके किसी घर के फर्द ने फ़ोन अलिफा लिया, चलो फ़ोन नहीं करते, लिख कर तंबी कर देते हैं कि साधर जाए। अख्तर से कहने का फ़ायदा नहीं, वो कुछ कदम नहीं अलिफा टेनी वाला। मैंने मानो का मशवरा मान लिया और हमने इसको एक मुख्तसर खत लिख दिया कि बाज इजाओ, वरना तुम्हारे घर आकर न सिर्फ तुम्हारे वालिद से शिकायत कर दूंगी, बल्कि अपने वालिद और भाई को भी बता दूंगी कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो। इस पर शर्मंदा होने आडरने की बजाय इसने जवाब अपने छोटे भाई के हाथ भिजवा दिया कि अज़ा ना करो। वो नाम दीवार पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन तुमने बताया है तो जाकर मिटा देता हूं। मैंने एक लाइन लिखकर उसके भाई को पर्ची थमदी के आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या जान से जाना चाहते हो? छोटा लड़का फौर जवाब ले आया। उसने लिखा था, मैं सिर्फ तुमको चाहता हूं, तुम मिल जाओगी तो बाज इजाओहेगा। ये ऐसा जवाब था कि पढ़कर वहीं इंसान तिलमिला उठे। और लड़कियां इस उम्र में कितनी जज्बाती होती हैं। मैंने फिर मानो से मशवरा किया। वो मेरे ताया की बेटी थी, लिहाजा वो भी आज़र की रिश्तेदार थी। उसने कहा, छोड़ो दफ करो, किसी से कुछ मत कहो। मगर मीर अज़ा ठंडा ना हो रहा था, लिहाजा मैंने बड़े भाई से इसकी शिकायत कर दी। फिर किया था जो होने का डर था, इससे भी कुछ ज्यादा हो गया। भाई ने एक दिन क्रिकेट के मैदान में दोस्तों के साथ घेर कर उसे बहुत मारा। वो कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन ना तवास ने अपने घर वालों को पता लगने दिया कि इसको किसने और क्यों मारा है, और ना ही मेरे भाई ने किसी को असल वजह बताई। ताहम अख्तर जान गया कि मेरी शिकायत पर आज़र की पिटाई हुई है। जब मैंने सुना कि उसे गहरी अंदरूनी चोट आई है, इसको अस्पताल ले गए हैं,
मेरे हाथ पीर फूल गए कि वो माँ बाप का इकलौता लड़का था, फिर बाबिक के चचाजाद का बेटा था। बाबा जान भी उसको पूछने अस्पताल गए। उन्होंने आकर बताया कि इसकी हालत खतरे में है, तो दिन रात दुआएं करने लगी, खादी करे आज़र ठीक हो जाए वरना इसका खून मेरी गर्दन पर होगा। जब उसकी माँ और बहनें रोएंगी तो कैसा दर्दनाक समा होगा। अलिफाफ खुदा उसे बचा ही लिए, इसका ऑपरेशन हुआ। गुर्दे पर चोट आई थी। अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल कर लीं और आज़र बच गया। काफी दिनों तक घर में रहा, कदम बाहर ना निकालता था। पहले मैं उसकी तवज्जो से परेशान थी और अब उसकी बेतोजाओ से परेशान रहती थी। इसकी अलालत ने सारे रिश्तेदारों के दिल हिलाकर रख दिए थे। कहते हैं कि फूल की पत्ती से किट सकता है हीरे का जिगर। बस इसकी अलालत मेरे लिए फूल की पत्ती बन गई जिसने मेरे जिगर की सख्ती को काट कर रख दिया। जब वो ठीक हो गया, मैंने सोचा कि अब अगर वो मिलेगा तो मैं उसको सख्ती से जवाब ना दूंगी। मैंने इसकी बहन से भी कहा कि अपने भाई से कहना पहले तालीम मुकम्मल कर ले, फिर उसके बारे में सोचेंगे। वक्त गुजरने लगा, मैं स्कूल से कॉलेज आ गई। अब मैं एफए में और वो बीएस कर रहा था। इत्तेफाक से हमारे कॉलेज एक ही रास्ते में थे। जब हम कॉलेज जा रही हो वो रास्ते में आ जाता। बेशक हमारे गांव में गर्ल्स कॉलेज था और तालीम भी थी, लेकिन माहौल अभी तक देहात वाला ही था। कभी मैं सहेलियों के साथ नदी पर जाती तो आज़र दिखाई दे जाता, मगर मैं इसे नज़र भर कर नहीं देखती थी। अब तो लड़कियों को भी पता चल गया था कि शानों का कजिन इसका दीवाना है। बेशक करीब आकर बात नहीं करता, लेकिन नदी से दावर खड़ा रहकर कभी दरख्त की चेवहे में कभी चिलचिलाती धूप में जलता रहता है। एक दिन मानो मेरे घर आई, बोली नदी पर चल्लू, हमारे घर मेहमान आए हैं, पानी लेना है, तुम बर्तन पकड़ लेना। हम नदी पर गए। मैंने आज़र को देखा, वो दरख्त के नीचे लेटा था। इसकी तबीयत बहुत खराब थी, आंखें सुर्ख थीं, इनसे पानी बह रहा था, लेकिन वो फिर भी मजबूर सा वहां पड़ा हुआ था। मानो ने इशारा किया। इस दिन पहली बार मेरे दिल में आज़र के लिए नर्म गोशा पैदा हुआ। दरख्त की चेवहे बराए नाम थी, वो बुखार में दायवित में पड़ा था। ये नदी हमारे घर से करीब थी, उसको यहाँ और क्या काम था। वो यकीनन हमारे यहाँ आने की आस में लेटा हुआ था। शायद यहाँ दायवित से बुखार और तेज हो गया होगा। सर्दियों के दिन थे और उसकी आंखों से पानी बह रहा था। आज़र को अपना भी होश न था। जब हम उसके पास से गुजरे, मानो ठहर गई और उसने हाल पूछा। तभी मैंने भी कहा, आज़र तुम कैसे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम यहाँ क्यों लेटे हो? हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि मानो ने मुझे इशारा किया। वो देखो तुम्हारे भाई का दोस्त हमको देख रहा है, चलो यहाँ से जल्दी से। जिसका देर का था ही हुआ। इस लड़के ने हमारे ताया के बेटे अरबाज को बता दिया, जो मानो का बड़ा भाई था और उसके साथ मेरी निस्बत तय थी। जब हम घर पहुंची, हमारी शामत आ गई। मैं अरबाज को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो झगड़ालू तबीयत का था। आए दिन गांव के किसी न किसी लड़के से इसकी हाथापाई हो जाती थी। घर वाले भी इसकी इस आदत से नाला थे। अरबाज ने हम दोनों से सवाल किया, बीच बीच बताओ कि क्या बात है। हमने कह दिया। इस लड़के ने झूठ कहा है, हमने इस दिन किसी से बात नहीं की थी। इसका शक दावर नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर आइंदा तुम दोनों ने किसी लड़के से बात की तो मैं या तो तुमको खत्म कर दूंगा या फिर इसको मार दूंगा। अरबाज की इस धमकी ने मेरे दिल में आज़र के लिए जगह बना दी। उन्हीं दिनों आज़र की उम्मी ने हमारे यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। मैं इनकी आमद का मतलब समझ गई। वो मेरी उम्मी के पास इस वजह से आना जाना कर रही थीं कि आज़र के रिश्ते के लिए बात कर सकें। आज़र की आदत थी कि वो अपने दिल की हर बात अपने कजिन आबिद को बता दिया करता था। आबिद हमारा भी कजिन था, मगर वो पेट का हल्का था और उसकी दोस्ती अरबाज से भी थी। यूं जो बात आज़र आबिद से कहता, वो अरबाज तक पहुंच जाती। जब उम्मी ने मुझसे राय मांगी, मैंने अरबाज की बजाय आज़र के हक में फैसला दिया। मेरी माँ ने मेरी मर्जी बाबा जान तक पहुंचा दी। वो दीनदार आदमी थे और शादी के सिलसिले में बेटियों से राय लेना जरूरी समझते थे।
انہوں نے امی سے کہا، آزر بھی غیر نہیں، میرے تایازاد کا بیٹا ہے، میں بیٹی کی شادی کا فیصلہ اس کی مرضی سے کروں گا۔ انہوں نے امی کو سمجھا دیا کہ ابھی بات اپنے تک رہے کیونکہ ارباز سگے بھائی کا بیٹا ہے، اس کو کسی بہانے سے انکار کریں گے ورنہ آپس میں دشمنی پڑ جانے کا خطرہ۔ ارباز کی عادتیں اچھی نہ تھی ابو بھی اس کے حق میں نہ تھے۔ امی نے آزر کی والدہ کو مطمئن کر کے بھیج دیا اور استدعا کی کہ ابھی یہ معاملہ راز میں رکھنا، کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ انہوں نے بیٹے کو بھی نہ بتایا، مبادا خوشی میں بات اس کے منہ سے کچھ نکل جائے اور بات بگڑ جائے۔ ماں نے آزر کو یہی بتایا کہ لڑکی والے ابھی سوچ رہے ہیں، کچھ دنوں بعد ہاں یا نہ میں جواب دیں گے۔ آزر کی اس جواب سے تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اختر اور عابد کو پکڑا لیکن وہ بھی اس سلسلے میں اس کے کام نہیں آ سکے۔ مانوی نے مجھ کو پیغام بھجوایا کہ ہمارے گھر آ جانا، تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے امی جان سے تایا کہ گھر جانے کی اجازت لی۔ ہمارے گھر پاس ہی تھے۔ میں مانو کے پاس چلی گئی۔ وہاں ارباز موجود تھا۔ اس نے ہی دراصل مجھ کو مانو سے کہہ کر بلوایا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ عابد نے مجھے بتایا ہے کہ آزر نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے اور تم نے ہاں بھی کر دی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ میں اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی۔ یقین دلایا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں نے رو کر قسمیں کھائیں تو اس کو یقین ہو گیا تھا، ہم میرے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا کیونکہ ارباز کو یقین ہو گیا تھا کہ شانو میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ میرے دل کی بات نہ جان سکا کہ میں فیصلہ آزر کے حق میں دے چکی ہوں۔ میں نے کسی طرح آزر سے رابطہ کیا، اس کو سمجھایا وہ اپنی کوئی بات عابد سے نہ کہے اور نہ اسے اپنا دوست سمجھے بلکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ تمہاری ہر بات وہ ارباز تک پہنچا دیتا ہے، اس کو اپنا کوئی راز نہ دو اور اس کے ساتھ نہ رہا کرو۔ آزر پھر بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے ایک بار اور اس کو سمجھایا کہ اور اپنی قسم دی کہ آئندہ عابد سے نہ ملنا اور نہ کوئی بات اس کو بتانا۔ اگر تم نے قسم توڑی تو یہ میرے اور تمہارے رشتے کا آخری دن ہوگا۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ میری بات پر عمل کرے گا اور اس سے نہ ملے گا اور نہ اسے کوئی بات بتائے گا۔ میں جانتی تھی کہ عابد ارباز سے ملا ہوا ہے اور وہ ہمارا ضمن ہے۔ اب آزر بار بار پیغام بھیجتا کہ مجھ سے ملو، چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ میں نہ ملی مگر اس کے پیغامات سوان کر تھک گئی۔ آخر میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہلوایا کہ کھیت میں فلاں جگہ مل سکتی ہوں۔ اس نے اس بات کا تذکرہ عابد سے کر دیا کہ شانو فلاں جگہ مجھ سے ملنے آئے گی، تم ذرا خیال رکھنا۔ شاید اسے میری بات کا یقین نہیں تھا لیکن عابد پر زیادہ اعتبار تھا۔ ابھی میں آزر کے پاس پہنچی ہی تھی جہاں کھیت میں وہ میرا انتظار کر رہا تھا کہ ہم کو داور سے چندر وشنیاں دکھائی دیں۔ وہ ہاتھوں میں بیٹریاں لیے مسلسل قریب آ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے مجھے ارباز کی آواز سنائی دی۔ میں تو مارے ڈر کے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔